तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कंटिन्यू किए हुए हैं और वर्धन वंश के इतिहास पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्धन वंश के इतिहास को जानने के स्रोत पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और हम लोगों ने देखा था कि इसके स्रोत को 3 भागों में बांट करके हम लोगों ने अध्ययन किया। एक तो हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत देखे और साहित्यिक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट था वाण भट्ट की रचना हर्षचरित, जिसमें हर्ष और उसके जो वंशावली थे उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो वो 2 भागों में बटे हुए थे। एक था अभिलेखी साक्ष्य, दूसरा था उसके जो मुद्रा या सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उसे हम लोगों ने देखा। तीसरा था विदेशी विवरण, और विदेशी विवरण में 3 विदेशियों की विवरण, खासतौर से जो चीनी यात्री थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पर वेनसांग था, दूसरे नंबर पर वेनसांग का जीवनी लेखक विली था। जो हेनसांग के जीवनी लिखता है उस दौरान कई सारी घटनाओं का वर्णन करता है। और तीसरा था इत्सिंग का विवरण, जिसे जापानी बौद्ध तक्कासु ने इंग्लिश में उसे प्रकाशित किया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है, सारी चीजों को हम लोगों ने जान लिया। आज हम लोग बात करेंगे पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। उसके प्रारंभिक शासक कौन कौन से थे, फिर कब यह स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होता है या स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो प्रभाकर वर्धन से शुरू होता है। फिर उसके बाद राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन। ऐसे क्रम में हम लोग एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि पूरे इतिहास को आसानी से हम लोग समझ सकें। तो हेडिंग हम लोगों का होगा प्रारंभिक इतिहास। इतिहास के जानने के स्रोतों पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के इतिहास के जानने के स्रोत क्या है। पिछला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो वहां पर सारे स्रोतों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। काफी डिटेल में हम लोगों ने स्रोतों पर डिस्कशन किया। अभी प्रारंभिक इतिहास हम लोगों का डिस्कशन करना है। प्रारंभिक इतिहास में चूंकि हमने बताया इस वंश का नाम है पुष्यभूति वंश। सामान्यतः इसे वर्धन वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वंश के शासकों के अंत में जो टाइटल लगता है वर्धन टाइटल लगता है, इसलिए हम लोग इसे वर्धन वंश बोलते हैं। इतिहास में ये वर्धन नाम से प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है, प्रसिद्ध भी होता है। लेकिन जब हर्ष के विवरण देखते हैं या बंसखेड़ा या मधुबन के जो अभिलेख मिले हैं उनके विवरणों से देखा जाता है तो पुष्यभूति नाम का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता है। यानी कहीं भी पुष्यभूति नाम का उल्लेख नहीं मिलता कि इस वंश का सिलसिला पुष्यभूति से चलता है। ऐसा साहित्यिक साक्ष्य या फिर पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त नहीं होते। हर्ष के विवरण में इस वंश की जो वंशावली प्रारंभ होती है वो नंदवर्धन से प्रारंभ होती है। माना जाता है कि यही जो है कि इस वंश का पहला शासक था। उसके बाद हम लोग जब मधुबन और बंसखेड़ा अभिलेख में जाते हैं तो वहां भी यही शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। पुष्यभूति नाम का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इस पे इतिहासकारों में कुछ जो है कि इस चीज को लेकर के एक दुविधा बनी हुई है कि आखिर ये पुष्यभूति था कौन। तो इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह पुष्यभूति इनका कोई आदि पुरुष रहा होगा। आदि पुरुष का मतलब कोई कुल देवता रहा होगा, जिसके नाम पर इन्होंने पुष्यभूति नाम डाल दिया कि पुष्यभूति वंश होगा। लेकिन इनके जो शासक हैं अधिकतर वर्धन टाइटल लगाते हैं, इसलिए इतिहास में ये वर्धन शासकों के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इस समस्या का समाधान वहीं पे कर लिया गया कि ये जो पुष्यभूति है इनके आदि पुरुष रहे होंगे, इस वंश के पहले शासक नहीं रहे होंगे या इस वंश के संस्थापक नहीं रहे होंगे। क्लियर है यहाँ पे? आइए थोड़ा थोड़ा लिखते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लीजिए प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभिक इतिहास, प्रारंभिक इतिहास। ये कहाँ थे? हरियाणा के करनाल जिले में वर्तमान में एक स्थित जगह है थानेश्वर, जिसे आज थानेश्वर के नाम से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वहीं पे एक छोटे से सामंत के रूप में कार्य करते थे। अच्छा, एक चीज ये भी कंफ्यूजन है कि ये किसके सामंत थे। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि गुप्तों के सामंत थे। कुछ लोग मानते हैं ये गुप्तों के सामंत नहीं थे, क्योंकि पश्चिमी भाग में पड़ता था तो यहाँ पे हुड़ों का शासन था तो ये हुड़ों के सामंत रहे होंगे। कुछ लोगों का मानना है नहीं, यहाँ कुशाणों का शासन रहा होगा तो ये कुशाणों के सामंत रहे होंगे। इस मामले में दुविधा बना हुआ है और इस मामले में कोई स्पष्ट स्रोत या जानकारी नहीं मिलती है जिससे यह कहा जाए कि ये किसके सामंत रहे होंगे। लेकिन जो प्रारंभिक 3 शासक थे, नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन, ये तीनों शासक महाराजा की उपाधि धारण करते थे, जिसका सीधा सा मतलब था कि ये किसी न किसी सार्वभौम शासक के अधीन थे। अब यह सार्वभौम शासक कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, या अभी तक इतिहास के शोध का एक विषय बना हुआ है कि सार्वभौम शासक कौन था, गुप्त थे, हुड़ थे या कुशाण थे। तो इस मामले में कभी प्रश्न भी नहीं पूछा जाता कि किसके सामंत थे। जबकि मालवा के जो शासक थे, मौखरी, कन्नौज के मौखरी, या मालवा के जो शासक थे या फिर परवर्ती गुप्त जो शासक थे, वहां स्पष्ट था कि ये किसके सामंत थे। लेकिन वर्धनों को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि किसके सामंत थे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग लिखते हैं, समझते चलते हैं। लिखिए हरियाणा के
करनाल जिले में स्थित दिख रहा है, करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा, नजर आ रहा है आप लोगों को ये वाला, तो बदल दिया जाए, वाइट कर देते हैं, पुष्यभूति अथवा पुष्पभूति राजा हुआ जिसने 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्धन राजवंश की स्थापना की। वर्धन राजवंश की स्थापना की। किंतु हमने क्या बताया, अभी यहाँ कंफ्यूजन है कि यह जो पुष्यभूति या पुष्पभूति था, क्या यह इस वंश का पहला शासक था? तो ऐसा कोई साहित्यिक या अभिलेखी विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि इसी ने वर्धन राजवंश की स्थापना की होगी, जिसे पुष्यभूति राजवंश भी हम लोग बोलते हैं इसके नाम की वजह से। लेकिन इतिहासकारों का वर्तमान में जो मानना है कि नरवर्धन इस वंश का पहला शासक था। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्धन ने की थी, न कि पुष्यभूति ने, क्योंकि पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक नहीं बल्कि कुल देवता रहा होगा या आदि पुरुष रहा होगा, जिसके नाम पे इस वंश का नाम पुष्यभूति नाम पड़ जाता है। यहां तक क्लियर है? इसी में लगा लीजिए स्थापना की। परंतु हर्ष के विवरण में या वाणभट्ट के लेख, या ऐसे लिख लीजिए, हाँ, हर्ष के लेख में उसकी वंशावली नरवर्धन से प्रारंभ होता है, जिसने यमुना के ऊपरी घाटी में एक लघु राज्य स्थापित किया तथा स्थानेश्वर जिसे हम लोग बोलते हैं थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, यहां तक चीजें क्लियर हैं? आपको समझ में आ रही है? हर्ष के जो लेख हैं उसके लेख में कहीं भी इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति नहीं मिलता है, नरवर्धन मिलता है। उसकी वंशावली जब शुरू होती है तो नरवर्धन से शुरू होती है उसकी वंशावली। नरवर्धन, फिर राजवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन द्वितीय, जिसे राजवर्धन के नाम से समानता जानते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन। एक और विवरण मिलता है कि हर्ष का एक और भाई था, कृष्ण नाम था इसका, जो उसका सौतेला भाई था, यानी इसके पिता ने कई शादियां की थी। ऐसा उल्लेख होता है कि प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थी, जिसमें एक रानी से उसका एक और पुत्र होता है जिसका नाम था कृष्ण था। तो ये इसकी वंशावली मिलती है इसके लेखों में समानता। लेकिन मान लिया जाता है कि इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति न होकर के नरवर्धन था। अब सवाल यही उठता है कि अगर प्रश्न के विकल्प में आता है, प्रश्न पूछता है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए उसमें नरवर्धन नाम का कोई विकल्प नहीं होता है, सिर्फ पुष्यभूति होता है। देखा वर्धन वंश का संस्थापक कौन था या थानेश्वर का वर्धन वंश किसने स्थापित किया था, ऐसे ही प्रश्न बनता है। पुष्यभूति वंश नहीं पूछता, क्योंकि लोग जान जाएंगे कि पुष्यभूति तो मतलब पुष्यभूति, तो उसका विकल्प में पुष्यभूति अक्सर मिलता है। सपोज करिए कि पुष्यभूति ने देकर के नरवर्धन दे दे, तो हमारा भी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा कि पुष्यभूति और नरवर्धन में से किसी एक को ही चूज करना है। दोनों विकल्प में से कोई एक ही रहेगा, दोनों एक साथ आ जाते हैं, तब ये इतिहास के छात्रों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा कि अब हम किससे माने, इतिहासकारों की माने या फिर जो इस वंश की परंपरा जो चली है कि पुष्यभूति कुल देवता था उसे हम माने। तो सामान्यतः मेरा मानना है कि अगर दोनों विकल्प एक साथ आ जाए
तो इस वंश की वंशावली नरवर्धन का स्पष्ट है, इसके मधुबन और वंशखेड़ा लेख में मिलता है, तो हम नरवर्धन को मान लेंगे। अगर नरवर्धन नहीं रहता है तो पुष्यभूति हमारा विकल्प होगा, क्योंकि यही इस वंश का आदि पुरुष था, यही इस वंश का कुल देवता था, जिसके नाम पे यह वंश पड़ा पुष्यभूति वंश। क्योंकि इस वंश के अधिकतर शासकों ने वर्धन टाइटल लगाया, इसलिए इसे वर्धन वंश कहा जाता है, या इतिहास में ये वर्धन वंश के नाम से ही ज़्यादा फेमस होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, आपको स्पष्ट हो रही हैं? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। वंशखेड़ा तथा मधुबन लेख में वंशखेड़ा तथा मधुबन लेख में एवं सोनपत से प्राप्त मुहरों में नरवर्धन को ही इस वंश का प्रथम शासक माना गया है। प्रथम शासक माना गया है। संभवतः, कमा लगा के लिख लीजिएगा, संभवतः यह माना जाता है कि पुष्यभूति इस वंश का आदि पूर्वज रहा होगा। और थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक नरवर्धन ही था। इसी कारण यह नहीं बल्कि ये लिखिए, इसी कारण ये वर्धन नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्धन वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी यहाँ पे पुष्यभूति और वर्धन को लेकर के। पुष्यभूति को आदि पुरुष या कुल देवता के रूप में माना जाता है, लेकिन इस वंश का जो संस्थापक था नरवर्धन था, और यही कारण है कि इतिहास में ये वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध भी होते हैं, इनकी प्रसिद्धि भी बनती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं कौन कौन से शासक थे। लिखिए, ऊपर जो अभिलेख बताए गए वंशखेड़ा, मधुबन और सोनीपत से जो मुहरे प्राप्त होती हैं, उस अभिलेखों में इस वंश के प्रारंभिक 3 राजाओं का जिक्र होता है, नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन, और ये तीनों राजा महाराजा की उपाधि धारण करते थे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपरोक्त अभिलेख मुहरों से एवं मुहरों से वर्धन वंश के प्रारंभिक 3 राजाओं का नाम प्राप्त होता है और तीनों महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। क्या मतलब है इसका महाराजा की उपाधि का? हमने बताया था महाराजा की उपाधि धारण करते हैं, इसका सीधा सा मतलब कि इनकी जो स्थिति है सामंत की स्थिति है, ये अभी स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं है, सामंत की स्थिति है। यहीं पे इतिहासकारों में एक डिस्प्यूट है, डायलेमा है, दुविधा की स्थिति है कि आखिर जब ये सामंत थे तो इनका सार्वभौम शासक कौन था, किसके अधीन थे ये? इस पे लेकर के कुछ इतिहासकार बताते हैं ये गुप्तों के सामंत, कुछ इतिहासकारों ने बताया कि ये कुषाणों के सामंत, और कुछ इतिहासकारों ने बताया ये हुरों के सामंत है।
वास्तव में ये किसके सामंत थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, इसलिए ऐसा प्रश्न कभी पूछेगा नहीं। अगर पूछता भी है तो यह स्पष्ट नहीं है, ये वाला विकल्प हम लोग चुन लेंगे कि ये अभी स्पष्ट नहीं है या क्लियरफाई नहीं हो पाया अभी तक कि वास्तव में सामंत किसके थे, ये गुप्तों के, होड़ों के या कुषाणों के। तो लिख लीजिए, उपाधि धारण करते हैं, अर्थात इनकी स्थिति, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात इनकी स्थिति अभी सामंतों जैसी थी, सामंतों की थी या सामंत सूचक थी, परंतु अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि इनका सार्वभौम शासक कौन था। कुछ लोग इन्हें गुप्तों का सामंत मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें हूरों एवं कुषाणों का सामंत मानते हैं, कुषाणों का सामंत मानते हैं। ये तीन कौन कौन से राजा थे उनका नाम यहाँ पे लिख लीजिए। ये पूछ सकता है प्रश्न कि प्रारंभिक वर्धन वंश के तीन राजा कौन कौन से थे जो महाराजा की उपाधि धारण करते थे। तो नंबर 1 नरवर्धन, नंबर 2 राजवर्धन प्रथम, नंबर 3 आदित्यवर्धन। नरवर्धन की पत्नी का नाम था वज्रणी देवी और राजवर्धन की पत्नी का नाम था अप्सरा देवी। वज्रणी देवी से पैदा होता है राजवर्धन प्रथम और अप्सरा देवी से पैदा होता है आदित्यवर्धन और इसी आदित्यवर्धन का पुत्र होता है प्रभाकर वर्धन। ये क्रम चलता है इसी प्रकार से, पिता पुत्र का सिलसिला यहाँ से चला आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि नरवर्धन की पत्नी का नाम वज्रणी देवी था, नरवर्धन की पत्नी का नाम वज्रणी देवी था, वज्रणी या ऐसे लिखेंगे हम लोग वज्रणी, ऐसे रुक जाइए, वज्रणी देवी था। इसी से राज्यवर्धन प्रथम पैदा होता है जो नरवर्धन के बाद इस वंश का शासक बना, इस वंश का शासक बना। यहां तक क्लियर है, स्पष्ट है कि राजवर्धन प्रथम है। आगे जो अभी प्रभाकर वर्धन का पुत्र मिलेगा जो हर्षवर्धन का भाई है राजवर्धन, सामान्यतः राजवर्धन वही कहा जाता है, इसे राजवर्धन प्रथम बोल देते हैं। हालांकि उसे राजवर्धन द्वितीय कहीं उल्लेख नहीं मिलता, सिर्फ राजवर्धन मिलता है, लेकिन इसका उल्लेख राजवर्धन प्रथम के रूप में मिलता है। वो राजवर्धन द्वितीय मान सकते हैं या सीधे सीधे राजवर्धन मान सकते हैं। राजवर्धन की पत्नी का नाम था अप्सरा देवी। अभी भी आप लोगों का नाम सुनने को मिलता होगा, अप्सरा देवी कई सारे में रहा होगा, काफी खूबसूरत होती है, नाम का असर पड़ता है। इसकी पत्नी का नाम था अप्सरा देवी और इसी से पुत्र होता है आदित्यवर्धन। तो लिख लीजिए, राजवर्धन की पत्नी का नाम अप्सरा देवी था, राजवर्धन के पत्नी का नाम अप्सरा देवी था, अप्सरा देवी था, जिससे आदित्यवर्धन का जन्म हुआ। आदित्य वर्धन का जन्म हुआ। अब देखिए इसका विवाह कहाँ होता है, लिखिए
आदित्यवर्धन का विवाह, आदित्यवर्धन का विवाह मालवा के, आप लोगों की याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे मालवा के उत्तर गुप्त शासक, तो वहां पे मैंने बताया था एक महासेन गुप्त शासक था, उसकी बहन थी महासेना गुप्ता, उसी से इसका विवाह हुआ था। तो आदित्यवर्धन का विवाह मालवा के उत्तर गुप्त शासक, उत्तर गुप्त शासक महासेन गुप्त, महासेन गुप्त की बहन महासेना गुप्ता से हुआ था। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज याद है कि महासेन गुप्त के जो पुत्र थे कुमार गुप्त और माधव गुप्त, इनको भेज देता है कहाँ पे, वो प्रभाकर वर्धन के पास। कौन भेजता है? महासेन गुप्त भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि इनके बीच वैवाहिक संबंध थे, पहले से रिश्ते थे, इसी वजह से अपने दोनों पुत्रों को प्रभाकर वर्धन के संरक्षण में भेज देता है। और प्रभाकर वर्धन के संरक्षण में रहते हुए उसके दोनों पुत्र हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री, ये और उसके दोनों पुत्र वो माधव गुप्त और कुमार गुप्त दोनों साथ में ही बड़े होते हैं। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जब माधव गुप्त जब शासन संभालता है तो हर्षवर्धन से उसके अच्छे संबंध थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन सब सारी चीज़ों में डिस्कशन कर लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। पिछला लेक्चर आप देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट नजर आएंगे कि ये सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये जो थे उत्तर गुप्तों ने क्यों जो है कि वर्धन वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इसका सीधा सा मतलब था कि हमें किसी न किसी से खतरा रहा होगा, तो मौखरियों से हो सकता है हमें खतरा रहा हो, इस वजह से हम दूसरे तरफ बढ़ेंगे। तो यही होता है, उत्तर गुप्तों का मौखरियों से विवाद चल रहा था, अच्छे संबंध नहीं थे, कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ चुके थे, युद्ध की संभावना ज़्यादा थी, तो उनके खतरा को महसूस करते हुए बढ़ जाते हैं वर्धन वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं कि इससे हमारी स्थिति कुछ मजबूत होगी। इस पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन भी किया है, तो लिख लीजिए, मौखरियों की बढ़ती हुई शक्ति, मौखरियों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर उत्तर गुप्तों ने वर्धन वंश से वैवाहिक संबंध बनाया। वैवाहिक संबंध बनाया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि किससे वैवाहिक संबंध बनाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक चीज पे और डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका जो कुल था ये कुछ कुल के थे, इस पे भी लेकर के जैसे वेनसांग का विवरण और आर मंजूश्री मूलकल्प का जो विवरण है उसमें इन्हें वैश्य बताया गया है, जबकि कई सारे इतिहासकार इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये वैश्य थे। तो इतिहासकारों का मानना है ये वैश्य नहीं थे, बल्कि ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय दो वंश होते हैं, और भी कई सारे वंश होते हैं, एक सूर्य एक चंद्रवंशी। जिनकी उत्पत्ति सूर्य से होती है वो सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाते हैं, और जिनकी उत्पत्ति चंद्रमा से होती है वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो माना जाता है कि ये जो थे ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, यानी इनकी उत्पत्ति चंद्रमा से हुई थी, तो चंद्रवंशी क्षत्रिय इनको माना जाता है। तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, इनको कुल को लेकर के एक पैरा में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आज इतिहासकार इस मत को नहीं मानते हैं कि ये वैश्य थे, यानी वेनसांग और आर मंजूश्री मूलकल्प में जो विवरण दिया गया उससे इतिहासकार सहमत नहीं है। वो यही मानते हैं कि ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो लिख लीजिए, वेनसांग के विवरण, वेनसांग के विवरण और आर मंजूश्री मूलकल्प में वर्धनों को वैश्य जाति का बताया गया है, वैश्य जाति का बताया गया है। परंतु हर्षचरित में इन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया गया है, चंद्रवंशी
क्षत्रिय बताया गया है, आज यही मत मान्य है। यहां तक क्लियर हो गया कि अब ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय नहीं थे, चंद्रवंशी थे। क्लियर। अब बढ़ते हम लोग। इस वंश का पहला जो स्वतंत्र शासक था, जो परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, वह था प्रभाकर वर्धन, जिसने सामंती स्थिति से इस वंश को बाहर निकाला और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। प्रभाकर वर्धन, इसके बारे में कई प्रकार की युक्तियां भी उल्लिखित हैं, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पहला स्वतंत्र शासक है, प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र शासक या वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता भी बोला जाता है कि वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन है? प्रभाकर वर्धन। हर चरित्र में इसके उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई है, जो एक प्रकार से जो है कि उपमा के रूप में इसकी उपलब्धियों को दर्शाया गया है कि कैसे कैसे ये क्या क्या करता है। उन्हीं सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक उपमा को लेते हुए उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन तब से थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको और थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए, यह थानेश्वर की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। यह थानेश्वर के वर्धन वंश, थानेश्वर के वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, स्वतंत्रता का जन्मदाता था। इसने परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। इसकी उपलब्धियों का विवरण हर्षचरित में इस प्रकार मिलता है। इस प्रकार मिलता है। इस प्रकार उपमा रूप में इसने बताया कि हूण रूपी हरिण के लिए यह सिंह के समान है। हूणों को हरिण से तुलना कराया गया और खुद को यह सिंह बताता है। जैसे एक सिंह शेर हिरण का शिकार करता है, वैसे इसने हूणों का शिकार कर लिया। इससे माना जाता है कि पश्चिम में हूण रह रहे थे पंजाब के आसपास, तो हूणों ने उपद्रव कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, और हूणों के विद्रोह को दबाने के लिए यह अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को भेजता है और राजवर्धन हूणों को पराजित कर देता है। इसीलिए इसमें लिखा कि हूण रूपी हरिण के लिए यह सिंह के समान है। तो पहला एक पॉइंट लिखिए, हूण रूपी हरिण के लिए सिंह के समान। हूण रूपी हरिण के लिए सिंह के समान। सिंह के समान थोड़ा सा इसमें लिखिए। देखिए, प्रभाकर वर्धन के समय हूणों का उपद्रव पंजाब में हुआ, जिसे समाप्त करने के लिए इसने अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को भेजा। क्लियर है यहाँ पे? यानी हूण आक्रमण को या हूणों के उपद्रव को समाप्त करने के लिए यह अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को भेजता है। राजवर्धन जाता है और हूणों के आक्रमण को समाप्त कर देता है, यानी उन्हें उपद्रव को दबा देता है, पराजित कर देता है। दूसरी युक्ति क्या आती है?
दूसरी युक्ति आती है सिंधु देश के राजा के लिए ज्वार के समान। सिंधु देश के राजा के लिए ज्वार के समान। सिंधु देश के राजा के लिए ज्वार के समान। अब इसका इतिहासकार यह मानना है कि सिंधु के आसपास, पश्चिम में आसपास हिस्सा जहां कुशाणों का शासन था, कुशाणों की शाखा रह रही थी, उनके राजाओं को पराजित करने की बात की कि उस क्षेत्र पे जो शासन करने वाला राजा था, जो कुशाणों का शासक था, उसके लिए ज्वार के समान थे, यानी उन्हें भी पराजित किया। नंबर 2 इसमें लिख लीजिए, इससे तात्पर्य सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित, इससे तात्पर्य सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित क्षेत्र से है जहां कुशाणों का शासक था। अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों का इसने उल्लेख किया या जिन जिन राजाओं का, क्या सचमुच में इन्होंने इसने पराजित किया था उसे, इस बात पे भी इतिहासकारों में मतभेद है, अभी वहां हम लोग देखेंगे। तो सिंधु देश के राजा के लिए ज्वार के समान। तीसरा जो युक्ति उल्लेख की गई है इसके, इसमें कहा गया है गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला। गुर्जर वाला जो शाखा हम लोग देखते हैं, गुर्जर पाए जाते हैं राजस्थान में बेसिकली, लेकिन यह जिस गुर्जर की बात कर रहा है उसी राजस्थानी गुर्जरों की एक शाखा गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में बस गई थी। उसके संदर्भ में यहाँ कह रहा है कि गुर्जरों को चैन से न सोने देने वाला। तो नंबर 3, गुर्जरों को चैन से न सोने देने वाला, चैन से न सोने देने वाला। जो प्राचीन गुर्जर थे वो राजस्थान में थे, ध्यान रखिएगा, अभी भी गुर्जर राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं की एक शाखा गुजरात में पहुंच गई थी, तो ये उन्हीं गुर्जरों की बातें कर रहे हैं, राजस्थान वाले गुर्जरों की बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। तो लिखिए, प्राचीन गुर्जर राज राजस्थान में था, प्राचीन गुर्जर राज्य राजस्थान में था, लेकिन हर्ष काल में इनकी एक शाखा गुजरात के भृगु कच्छ में निवास करती थी, जिसका शासक दद्द, उसका नाम है दद्द, नाम उल्लेख आता है, जिसका शासक दद्द द्वितीय था। द आधा द फिर पूरा द, दद्द द्वितीय था। संभवतः इन्हीं के पूर्वजों से प्रभाकर वर्धन का संघर्ष हुआ, प्रभाकर वर्धन का संघर्ष हुआ। इस चीज को समझ पा रहे हैं? किस गुर्जर की बात हो रही है? वह गुर्जर जो गुजरात के भृगु कच्छ में था। हर्षकालीन जो शासक था दद्द द्वितीय था वहां पे, तो माना गया उसके जो पूर्वज रहे होंगे, जैसे हर्ष का पूर्वज उसका पिता, तो इसके पिता रहे होंगे, उससे शायद संघर्ष हुआ हो, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। कोई स्पष्ट शासक का प्रमाण नहीं मिलता, इससे बोला जाए कि प्रभाकर वर्धन का उसी से संघर्ष हुआ था। इज दैट क्लियर यहाँ पे? और कुल 6 है, कौन सा नंबर हो जाएगा ये? तीसरा है ना, चौथा नंबर।
चौथा जो संकेत मिलता है वाण से, वाणभट्ट की रचना में, वह मिलता है कि गंधार जो राजा था उसे मस्त हाथी का तुलना किया गया कि गंधार रूपी मस्त राजा के लिए यह जलता हुआ बुखार था, यानी ऐसा बुखार के हाथी को भी पागल कर दे। जो मस्त हाथी था उसको, उसके लिए जलता हुआ बुखार, इस प्रकार की चर्चाएं की गई। कौन सा गंधार? माना जाता है कि गंधार में हुड़ों का शासन था, वही श्वेत हुड़ थे। ये इतिहास में भी स्पष्ट है कि गंधार में हुड़ों का शासन था, जिनसे एफ्लानाइट बोला जाता था उन्हें। तो वाण का जो संकेत है वो सामान्यतः उसी हुड़ों के राजा की ओर ही संकेत है कि उसके लिए भी यह जो है कि जो मस्त हाथी के समान था, उसके लिए यह चलते हुए बुखार के समान था। तो लिखिए, गंधार रूपी मस्त हाथी के लिए, गंधार रूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। गंधार में श्वेत हुड़ों का शासन था, गंधार में श्वेत हुड़ों का शासन था, हुड़ों का शासन था, जिन्हें एफ्थलाइट कहा जाता था। वाण संभवतः इन्हीं की ओर संकेत कर रहा है, इन्हीं की ओर संकेत कर रहा है। क्या सचमुच में प्रभाकर वर्धन इतना शक्तिशाली था कि वह गुजरात में जाकर के आक्रमण करता है, वह पंजाब में जाकर के पराजित करता है, फिर वह गंधार में पहुंच जाता है, पराजित करता है? आपको क्या लगता है? अभी आगे हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे। अभी वाण ने जो उल्लेख किया है इसके विजयों का, इसकी उपलब्धियों का, अभी उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमने बताया ये उल्लेख उपमा के रूप में किया गया है। अलग अलग उपमा हम लोग देख रहे हैं, सबके साथ अलग अलग उपमा दे रहा है। अभी 4 हो गए ना, 2 और बचे हुए हैं। कुल मिलाकर के 6 प्रदेशों की चर्चा करता है। छठा है, सॉरी 5वां हो जाएगा। 5वां लाट देश के बारे में बात करता है। जो लाट प्रदेश है वो गुजरात का दक्षिण वाला हिस्सा, विदर्भ और महाराष्ट्र वाला हिस्सा। तो बोलता है लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला। अब थोड़ा सा लाट प्रदेश लिख लीजिए। लाट प्रदेश गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में फैला हुआ था। विदर्भ में फैला हुआ था। यहाँ पे कलचुरी शासकों का शासन था और यहाँ कलचुरी राजाओं का शासन था। इस वंश के शंकरगढ़ ने पश्चिमी मालवा के उज्जैनी पर अधिकार कर लिया था। शंकरगढ़ के आक्रमण को हम लोगों ने पढ़ा भी था उत्तर गुप्तों के समय में। माना जाता है कि इसी वंश का शासक शंकरगढ़ था जिसने पश्चिमी मालवा के उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे प्रभाकर वर्धन सीधे सीधे इससे नहीं लड़ता है, बल्कि किसी के साथ में उत्तर गुप्त शासकों के साथ देता है कि ठीक है हम आपके साथ में हैं। तो वाण उसी का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अधिकार कर लिया था जहाँ उत्तर गुप्ती वंशी शासक का अधिकार था। यहाँ पे जहाँ
उत्तर गुप्त या परवर्ती गुप्त, उत्तर गुप्ती वंशी शासक का अधिकार था। पहले उत्तर गुप्त वंश के क्षेत्र में था मालवा। अब इतिहासकारों का मानना है कि प्रभाकर वर्धन सीधे सीधे जाके नहीं लड़ता है उससे, शंकरगढ़ से या कलचुई नगर से, बल्कि उत्तर गुप्त वंशी शासकों का साथ देता है। तो लिख लीजिए यहीं पे, इतिहासकारों का मानना है कि प्रभाकर वर्धन उत्तर गुप्त वंशी या परवर्ती गुप्त वंशी, ऐसे कर लीजिए, परवर्ती गुप्त वंशी शासक का साथ दिया होगा, ये तो हो गया पश्चिमी मालवा के एक क्षेत्र उज्जैनी की बातें हो रही है। अगला जो छठा है, लास्ट है, ये मालवा की बातें हो रही है कि मालवा देश की छठवां जो इसकी उपलब्धि है, छठवां उपलब्धि में कहा गया है कि मालवा देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाला। ये मालवा को एक लक्ष्मी रूपी लता के रूप में दिखाया गया और अपने आप को बताता है कि उसको काट देने वाला शासक होता है। तो ये मालवा की बातें हो रही, पश्चिमी मालवा का वह हिस्सा जो उनके अधिकार में नहीं था, उसके बाहर था, उसके बारे में बातें हो रही। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छा सॉरी, मालवा देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाला। जब हम लोग उत्तर गुप्त पढ़ रहे थे और मालवा का यशोधर्मन वंश पढ़ रहे थे, यशोधर्मन के बारे में, तो आप लोगों को याद है पहले मालवा उत्तर गुप्तों के अधिकार में था, बाद में यह मालवा यशोधर्मन के पास आ जाता है। उन दोनों कन्फ्लिक्ट को हम लोगों ने समझा था पिछले लेक्चर में कि किस प्रकार से मालवा से हाथ से निकलता है उत्तर गुप्तों से, फिर यशोधर्मन के पास में आता है, फिर यशोधर्मन के हाथ से ही मालवा निकल जाता है, फिर से उत्तर गुप्तों का अधिकार हो जाता है। तो इस जिस मालवा की बात हो रही है, यहाँ माना जा रहा है कि यहाँ पे यशोधर्मन का शासन था इस समय, और ये यशोधर्मन से भी युद्ध लड़ता है, यशोधर्मन को भी ये पराजित करता है, यशोधर्मन को भी यहाँ से भगाता है। तो उसी यशोधर्मन की तुलना लक्ष्मी रूपी लता से कर दी गई। तो ये स्पष्ट रखिएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर गुप्तों की बात नहीं हो रही। लिखिए यहाँ मालवा पर यशोधर्मन का अधिकार था, यहाँ मालवा पर यशोधर्मन का अधिकार था, जिसे प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रभाकर वर्धन अपने समकालीन कई शक्तियों को पराजित करके, नतमस्तक करके, तब जाकर के वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। लेकिन इस बात में संदेह है कि प्रभाकर वर्धन ने क्या सचमुच में इनको पराजित करके इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, या प्रभाकर वर्धन की सिर्फ दुश्मनी थी, इनसे शत्रुता थी, और उस शत्रुता में यह इस प्रकार के अलंकरणों का प्रयोग करता है। इस बात को लेकर के अभी भी इतिहासकारों में शोध का विषय बना हुआ है। यानी अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सचमुच में प्रभाकर वर्धन ने इतने क्षेत्रों को जीता था, अगर पराजित किया था तो क्या उनको अपने अधिकार में ले लिया था, या सिर्फ इन लोगों से इसकी शत्रुता थी, इस शत्रुता में लेकर के इस प्रकार का अलंकरण हर्ष अपना लिखता है। वाणभट्ट इस चीज़ को उल्लेखित करता है हर्षचरित में। तो ये चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं है, अभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक पैराग्राफ में, इस प्रकार यह अपने समकालीन शक्तियों को नतमस्तक करके
नतमस्तक कर के महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। यहां तक क्लियर है। परंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसने इन सभी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अपने राज्य में मिला लिया था या इनके साथ केवल शत्रुता थी। क्लियर है? यहाँ पे सारी चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग? स्पष्ट हुआ? क्या सचमुच में प्रभाकर वर्धन इतना बड़ा राजा स्थापित कर पाया होगा? इतना 6 क्षेत्रों की बातें की जा रही, तो ऐसा लगता नहीं इतिहास में कि इतना बड़ा रहा होगा। इसीलिए इतिहासकारों ने माना कि ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है कि जहाँ इन क्षेत्रों को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। हो सकता है सिर्फ शत्रुता रही हो, थोड़ा बहुत इनसे मन मुटाव रहा हो, विवाद रहा हो, इस वजह से ऐसा कर रहा हो। तो ये सारी चीजें आ रही। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं प्रभाकर वर्धन के पर्सनल लाइफ की तरफ। उसकी पत्नियों के बारे में बात करते हैं। प्रभाकर वर्धन की जो कई रानियां थी, एक रानी थी यशोमती। इसी से 3 पुत्र पैदा होते हैं। 3 पुत्र मतलब 3 संतानें पैदा होती हैं। 2 पुत्र और 1 पुत्री पैदा होती है। राजवर्धन सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद हर्षवर्धन, उसके बाद राजश्री सबसे छोटी उसकी जो कन्या थी। राजश्री का विवाह कर देता है मौखरी शासक ग्रहवर्मा से, जिससे मौखरियों से इनका अच्छा संबंध हो जाता है। इसके अलावा हमने बताया प्रभाकर वर्धन के संबंध उत्तर गुप्तों से भी था, और उत्तर गुप्तों के 2 शासक या 2 व्यक्ति जो माधव गुप्त और कुमार गुप्त इसके यहाँ पल रहे थे, इसके संरक्षण में रह रहे थे। राजवर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये 3 प्लस माधव गुप्त और कुमार गुप्त, ये 5 एक साथ पले बढ़े हैं, एक साथ जो है कि आगे बढ़े हैं। गृहवर्मा का विवाह भी कर देता है कौन? प्रभाकर वर्धन, राजश्री का विवाह गृहवर्मा से कर देता है प्रभाकर वर्धन, जिससे मौखरियों से भी इनके अच्छे संबंध हो जाते हैं। उसके आगे की इतिहास अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। एक कहानी आपको सुनाएंगे। देखिए, प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थी। प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थी। इसमें जो राजवर्धन और हर्षवर्धन की माता थी, वो इनकी सबसे प्रिय रानी थी। यशोमती नाम था। इसमें यशोमती प्रमुख रानी थी। कौन था ये यशोमती? माना जाता है कि मालवा का शासक जो यशोधर्मन था, उसी की पुत्री थी यशोमती। यह अंदाजा लगाया जाता है कि मालवा के शासक से इसका युद्ध हुआ होगा, और युद्ध के बाद जब संधि हुआ होगा तो उसी संधि में वो अपने पुत्री का विवाह इनसे करने के लिए राजी हुआ होगा। तो यही माना जाता है। लेकिन इस पे भी लेकर के भी कन्फ्यूजन है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो कई इतिहासकार यशोमती को लेकर भी अलग अलग राय देते। कोई बताता है नहीं ये नेपाल की राजकुमारी थी, कोई बताता है कहीं और की राजकुमारी थी। तो इस पे कई मत है, लेकिन संभवतः यह माना जाता है कि ये यशोधर्मन की पुत्री रही होगी यशोमती। ये ध्यान रखिएगा, रानी थी जो संभवतः मालवा के शासक, इसलिए हम संभवतः यहाँ लगा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, समझ जाएंगे। जो संभवतः मालवा के शासक यशोधर्मन की पुत्री थी। यशोधर्मन की पुत्री थी। इस पर भी इतिहासकारों में विवाद है, ध्यान रखिएगा। परंतु इस तथ्य पर भी इतिहासकारों में विवाद है। इतिहासकारों में विवाद है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। इसी से 3 संतानें पैदा होती हैं। तो लिखिए, इसी से 3 संतानें पैदा होती हैं।
इसी से 3 संतानें पैदा होती हैं। राज्यवर्धन, अब इसका नाम सिर्फ राज्यवर्धन आता है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था राज्यवर्धन प्रथम हम लोगों ने पढ़ा था, ये राज्यवर्धन के नाम से फेमस है। दूसरा हर्षवर्धन और तीसरा राजश्री। ठीक, राजश्री। राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने मौखरी शासक गृहवर्मा से कर दिया था। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका मौखरियों शासक से अच्छा संबंध था। न केवल मौखरियों से अच्छा संबंध था बल्कि उत्तर गुप्तों से भी इसके अच्छे संबंध थे। देखिए कैसे, तो लिखिए, इसके अलावा इसका मैत्री संबंध उत्तर गुप्तों से भी था। इसके अलावा इसका मैत्री संबंध उत्तर गुप्तों से भी था। उसके उत्तर गुप्तों के, ध्यान रखिएगा, महासेन गुप्त के परवर्ती गुप्त शासक महासेन गुप्त के 2 पुत्र माधव गुप्त और कुमार गुप्त इसके दरबार में निवास करते थे। ठीक, यहां तक क्लियर। हमने बताया था कि हर्ष के एक और भाई का विवरण मिलता है जिसका नाम था कृष्ण, और माना जाता है कि यह प्रभाकर वर्धन की दूसरी रानी का, यानी इसका सौतेला भाई था हर्ष का। ऐसे लिखिए प्रभाकर हर्षचरित में कृष्ण नामक, ऐसे लिख लीजिएगा, हर्षचरित में कृष्ण नामक हर्ष के एक अन्य सौतेली भाई का, एक अन्य सौतेले भाई का भी उल्लेख मिलता है जो संभवतः प्रभाकर वर्धन के दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र रहा होगा। देखिए, हर्षवर्धन के समय हमने क्या बताया था कि उत्तर पश्चिमी सीमा में हुणों का विद्रोह होता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए हर्ष भेजता है, किसको? राजवर्धन को भेजता है। पूरी स्टोरी को सुन लीजिएगा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और प्रभाकर वर्धन यहीं से इंड होगा। इसकी पूरी कहानी को सुनिए, फिर राजवर्धन शासक बनते हैं। कैसे? पूरी स्टोरी को सुनिए। हर्षवर्धन के समय में हम लोगों ने शुरू में देखा था, हुणों के लिए इसने क्या बताया? हुण रूपी हरिण के लिए वो सिंह के समान है। उसी चीज का डिटेल में विवरण यहाँ पे दिया गया है लास्ट में, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है। कहा गया है कि इसके समय में उत्तरी पश्चिमी भाग में हुणों का विद्रोह होता है, उपद्रव शुरू हो जाता है। उस उपद्रव को दबाने के लिए राजवर्धन को भेजता है, ये प्रभाकर वर्धन अपने ज्येष्ठ पुत्र को भेजता है, बड़े पुत्र को भेजता है। वह सेना लेकर के आगे आगे जाता है। उसके पीछे पीछे हर्ष भी अपने सेना लेकर के आगे बढ़ता है। राजवर्धन चला जाता है हुणों के यहाँ पराजित करने के लिए, उनके उपद्रव को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए। और हर्ष जो है हिमालय के जंगलों में जाकर के वो शिकार खेलने लगता है, उसको आनंद आने लगता है, शिकार खेलने लगता है। उसी समय
प्रभाकर वर्धन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तबीयत जब खराब होती है, राजवैद्य लग जाते हैं। एक दूत के माध्यम से यह संदेशा भेजा गया हर्ष के पास भी और राजवर्धन के पास भी कि इनके पिता की हालत बहुत खराब है, आप लोग लौट आइए वापस। कुरंग नाम का वह दूत था जो पहुंचता है हर्ष के पास, क्योंकि हर्ष रुक गया था यहीं पे। हर्ष को जानकारी मिलती है, हर्ष भागा भागा जल्दी जल्दी चला आता है वापस। जब आता है तो देखता है पिता की हालत बहुत ख़राब है, मृत्यु शैया पड़े हुए हैं, अब नहीं तब कभी भी जान निकल सकती है। जो राजवैद्य है वहाँ के, राजवैद्य पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजवैद्य का प्रयास असफल हो जाता है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है हर्ष के सामने। पिता की मृत्यु होने के बाद हर्ष सारी क्रियाकलाप को करता है, अंतिम संस्कार इनका कर देता है। राजवर्धन अभी तक लौटा नहीं था, राजवर्धन को सूचना लेट में मिलती है, दूत वहां पर लेट में पहुंचता है, लेकिन राजवर्धन जब तक आता तब तक इसके पिता की अंतिम संस्कार हो गई थी। इसकी जो माता थी यशोमती, शोक में आकर के वह सुसाइड कर लेती, आत्मदाह कर लेती। हर्ष आने के बाद इस बात को लेकर के बहुत चिंतित था कि मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है, किसी काम का जीवन नहीं है। राजवर्धन इसी चीज से इतना दुखी हुआ कि उसने राजनीतिक जीवन या मोह माया पूरा छोड़ने की इच्छा जाहिर की कि अब हम संन्यास ग्रहण करेंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है, हालांकि यह मत प्रमाणिक नहीं है, कि जब हर्ष यहाँ पे आता है अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है तो कुछ लोगों का राय था कि हर्ष को ही राजा बना दिया जाए, लेकिन यह मत प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि राजवर्धन ज्येष्ठ पुत्र था तो राजा उसी को बनना था। लेकिन हर्ष जब संन्यास का इरादा करता है कि अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए, अब हम राजनीतिक कारदार नहीं देखेंगे, तभी घटना घटती है कि इसके बहनोई की हत्या कर दी जाती है, गृहवर्मा की। किसके द्वारा हत्या की जाती है? शशांक और देवगुप्त, याद है ना आप लोगों को पिछले लेक्चर, उनके द्वारा हत्या कर दी जाती है। जो ही हत्या का समाचार पाता है राजवर्धन, तो ही संन्यास की इच्छा छोड़ देता है और वह अपने बहनोई की हत्या, अपने बहन के जो बंदी बना लिया गया था उसका बदला लेने के लिए वह देवगुप्त पे आक्रमण करके उसकी हत्या कर देता है, उसको पराजित कर देता है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के साथ ही प्रभाकर वर्धन का शासनकाल समाप्त, राजवर्धन फिर शासक बनता है। तो आज हम लोग प्रभाकर वर्धन की चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, जो बचा हुआ चीज़ है उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राजवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है 2 लेक्चर लगेगा राजवर्धन और हर्षवर्धन पूरा कंप्लीट करने में। 2 लेक्चर में हर्ष का पूरा काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा लिखते हैं। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके समय में हूण उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण करते हैं, जिसे रोकने के लिए इसने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन को भेजा। इसी समय हर्ष भी इसके पीछे सेना के साथ आगे बढ़ा। ठीक, पीछे पीछे बढ़ता है आगे। हमने क्या बताया था, हिमालय के जंगलों में जाकर के हर्ष शिकार खेलना शुरू कर देता है, आगे बढ़ा। लेकिन हर्ष हिमालय के जंगलों में शिकार का आनंद लेने लगता है। इसी समय क्या होता है, इसी समय एक जो है कि दूत था जिसका नाम था कुरंग दूत के द्वारा हर्ष को यह सूचना दिया गया, सूचना दिया गया कि उसके पिता की तबीयत सही नहीं है
सही नहीं है, अतः हर्ष वापस लौट आता है। हर्ष वहां से वापस लौट आता है। वापस लौट के आता है तो क्या देखता है कि इसके पिता मृत्यु से पड़े हैं। हर्ष देखता है कि इसके पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं, मृत्युशैया पर पड़े हैं। और दो वैद्य थे, अगर वैद्य का नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं रसायन और सुसेन, हो सकता है कभी पूछ ले, लिख लीजिए। और दो राजवैद्य, और राजवैद्य रसायन और सुसेन, एक का नाम था रसायन और दूसरा का नाम था सुसेन। सुसेन इलाज कर रहे हैं, परंतु वे सफल नहीं होते और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु होती है तो हमने बताया जिसकी माता थी यह सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तथा रानी यशोमती ने चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। यहां तक चीजें क्लियर है। आप राजवर्धन को भी दूध भेजा जाता है लेकिन दूध पहुंचता है लेट में, क्योंकि हिमालय के पास था, ये करीब था, दूध पहले पहुंचा, पहले चला आया हर्ष। राजवर्धन दूर था, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में था। राजवर्धन जब लौटता है तब तक इसके पिता के अंतिम संस्कार हो चुकी थी और इसी से ये बहुत दुखी होता है राजवर्धन और संन्यास लेने की इच्छा जाहिर कर देता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। राजवर्धन वापस लौट आता है। राजवर्धन वापस लौट आता है लेकिन वह पिता के अंतिम संस्कार में न शामिल हो पाने के कारण बहुत दुखी हो जाता है और इसीलिए संन्यास की इच्छा या संन्यास का निर्णय लेता है। संन्यास ग्रहण करने का निर्णय लेता है। क्लियर है यहाँ पे? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, बड़ा बेटा कौन है? राजवर्धन। अब बनता है राजवर्धन। राजवर्धन संन्यास की निर्णय को क्यों त्याग देता है? क्योंकि वहाँ पे मौखरी जो नरेश था, गृह वर्मा जो इसका बहनोई था, उसकी हत्या कर दी जाती है। यह समाचार मिलते ही अपने संन्यास के निर्णय को त्याग करके सेना लेकर के चल देता है परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त की हत्या के लिए और उसकी हत्या करने में सफल भी होता है। लेकिन बाद में जो शशांक था गौड़ शासक, वह धोखे से राजवर्धन की हत्या कर देता है। फिर राजवर्धन के बाद शासक बनता है हर्षवर्धन। तो इस कहानी को हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे की कहानी क्या है। अगला जो हेडिंग हम लोगों का होगा वो होगा राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन पे डिस्कशन एंड। पूरी कहानी को उम्मीद है आज आप समझ पाए होंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी आप लोगों को, इतिहास की ये चीज़ें। अगले लेक्चर में हम लोग राजवर्धन पे चर्चा करेंगे और कुछ हर्षवर्धन पे भी डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट लेक्चर में यानी दूसरा जो लेक्चर होगा वहाँ पे हर्षवर्धन कंप्लीटली एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा एंशिएंट हिस्ट्री का। उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और उसी टॉपिक के साथ एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 टॉपिक बचेगा। सामान्यतः एंशिएंट हिस्ट्री में लोग इतना ही पढ़ाते हैं
इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन 2 टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास से ही जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पूरा प्राचीन इतिहास है वैसे ही पूरा वो 2 टॉपिक भी होगा। उन 2 टॉपिकों पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं और उसको हम लोग फिर कैसे पढ़ेंगे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग आगे भी जुड़े रहेंगे वैसे ही जैसे अभी जुड़े हुए। अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, बस मेहनत करते जाइए आप लोग। आपकी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका अपना नोट्स। आप हज़ारों वीडियो देख जाइए, अगर आपका अपना नोट्स नहीं है तो फिर उस सारे वीडियोस जो दिखे हुए हैं आपके चिप मेमोरी चिप में रखे हुए नहीं है, मेमोरी से गायब हो जाते। जब नोट्स है आपका तो ये मान के चलिए कि आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं। जब आपका मन करेगा पन्ना पलटेंगे, आप देख लेंगे हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मिस हो रही थी हमने देख लिया। वीडियोस में आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। नोट्स का फ़ायदा है कि सारी चीज़ें क्रमबद्धता के साथ आपको मिल भी जाती हैं, तो एक अप्रोच भी आपको मिलता है, एक नोट्स मिलता है जो लंबे समय तक आपके काम आएगा। इसीलिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना मेहनत करवाया जा रहा है। सोचिए पूरा इतिहास लिख लिख करके पढ़ाने वाला पूरे यूट्यूब पे एकमात्र इकलौता मैं हूँ। लिख के चलने वाला, मतलब पहला था पूरे यूट्यूब के इतिहास में, फर्स्ट टाइम लिख करके पढ़ाने की शुरुआत ही हमने की थी। पहली हमारी वीडियो ही ऐसी थी जहाँ पे लिख लिख करके चलता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। और हाथ से लिखी हुई चीज़ें वो ज़्यादा समझ में आती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं। जब आप हाथ से लिखते हैं तो सबसे बेस होता है। जैसे कोचिंगों में जाते हैं, जो टीचर बोल के लिखाता है और जो आपको पीडीएफ मिलता है, तो आप देखते हैं कि पीडीएफ वाली जो चीज़ें या प्रिंटेड मटेरियल जो मिलते हैं वो प्रिंटेड मटेरियल आपके इधर उधर हो जाते होंगे, लेकिन जो चीज़ें आपने नोट्स की टीचर की वही आपका लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, उसी को आप सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वही सबसे मेन चीज़ होता है। बाकी जो प्रिंटेड मटेरियल होता है आप चाहें तो उसे किताबों से भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रिंटेड मटेरियल पढ़ा जाए। इतना मेहनत करने का सिर्फ यही मकसद है हमारा कि आप लोगों को एक सही वे सही दिशा दिखाया जा सके। आप लोगों को लगना चाहिए कि इसी तरीके से मेहनत करने पे ही काम होगा। और विश्वास मानिए, आप किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए, जो भी टॉपर्स रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हायर एजुकेशन हो, या इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि एकेडमिक लेवल पर भी जो बच्चे टॉप करते हैं उनका एक अपना एक नोट्स होता है, उसी नोट्स के बेस पे वो टॉप करते हैं। यूपीएससी में भी माना जाता है कि आपका एक अपना नोट्स होना चाहिए। जैसे कई सारे लोग शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, कई प्रकार के नोट्स बनाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे पूरे हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं ये आपको कंप्लीट फाउंडेशन लॉन्ग नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सब कुछ। शॉर्ट नोट्स आप इसका अपने हिसाब से तैयार करेंगे। जिस दिन आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया, समझिए आपका पूरा इतिहास आपके दिमाग में घुस गया, क्योंकि आपने लॉन्ग नोट्स को समझ लिया है। शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है, अपने हिसाब से तैयार कर डालिए। ये चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं, शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं हमें एक बार पढ़ लिए, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया तो हम उसे नहीं लेंगे, छोड़ देंगे हम लोग। तो ये प्रक्रिया चलती रहेंगी और यही सफलता के आपको करीब लेके जाएगी, सफलता के पास लेकर के जाएगी। बिना इसके अगर आपको लगता है कि सिर्फ वीडियोस देख करके अगर इस तरीके से कर लीजिए तो वो बड़ी मुश्किल है। आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम तक ले जा सकता है, लेकिन मेंस वगैरह में बड़ी मुश्किल होता है। सुविधा होती है वहाँ देखने में, क्योंकि वहाँ तथ्यात्मक चीज़ें जल्दी जल्दी आपको मिल जाती हैं, कॉन्सेप्ट आपको सुन लिया जाता है। लेकिन जो इस तरीके से लेक्चर्स आते हैं वो कॉन्सेप्ट उस क्रमबद्धता में नहीं होते। आप लोग देखेंगे सीक्वेंस कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर सीक्वेंस होता है। जैसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर को अभी हम पूरा पब्लिक हमारा जा रहा है, पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम पब्लिक करने वाले हैं, ताकि ये चीज़ें आप समझ पाएँ। बाकी की वीडियोस से आप तुलना भी करा सकें, आपको एहसास होगा कि संविधान निर्माण का जो क्रमबद्धता है वो किस प्रकार से होना चाहिए। फैक्ट बता देने से संविधान निर्माण हो जाता है। संविधान निर्माण की एक समझ होनी चाहिए। अगर यूपीएससी के लिए आप दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस मेंस के लिए आपकी तैयारी है, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए उतना लंबा लेक्चर जरूरी नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो लेक्चर हैं वो एक दिवसीय एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना समय आप क्यों देंगे। आप 20-30 मिनट की वीडियो में भी काम कर सकते हैं एक दूसरे एग्जाम के लिए। एक दूसरी एग्जाम की बात किया जाए तो पूरा गुप्तोत्तर काल 2 वीडियो में समाप्त पूरा, जिसमें हम लोगों ने लगभग 10-12 वीडियो, लगभग हमारा जो है कि 9 वीडियो के आसपास हो जाएगा। अभी 2-3 वीडियो और जाएंगे 4-5 वीडियो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 15 वीडियो हो जाएगा। 1 घंटा भी एवरेज रखा जाए तो 15 घंटा हो जाएगा। हालांकि सारे वीडियो 1 घंटा से ऊपर के हैं, तो आपको 15 घंटा सिर्फ गुप्तोत्तर काल के इतिहास के लिए देने की जरूरत नहीं। एक दूसरे एग्जाम लोगों के लिए आप मात्र 1 घंटे में पूरे गुप्तोत्तर काल के इतिहास को समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको समझना नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपको रटना है दिमाग में, 1 लाइन। इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आप इस चीज़ को समझिए। ये सारे लेक्चर्स नेट जेआरएफ वालों के लिए, हायर एजुकेशन वालों के लिए, यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब प्रश्न
यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, अवधारणाओं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिर्फ तथ्यात्मक चीज़ों से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए